तो बच्चों जैसा कि उन्हें बताया था पिछले वीडियो में, हमने देखा था वीडियो नंबर था वो 21 और वीडियो नंबर 22 की हमने बात करी थी कि जूल थॉमसन प्रभाव और जूल थॉमसन प्रयोग के जो भी रिमेनिंग पोर्शंस हैं वो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि डेल एच इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ था। ठीक है, और हमने ये कहा था कि जूल थॉमसन जो है वो स्थिर एंथैल्पी के साथ होता है और इस प्रक्रम को सम एंथैल्पी प्रक्रम कहते हैं। और अब देखें कि कैसे होता है। चूंकि एंथैल्पी H एक अवस्था फलन होता है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, जितने भी कैपिटल लेटर से हम राशि व्यक्त करते हैं वो अवस्था का फलन होता है। तथा DH, अगर ये H अवस्था फलन है तो DH एक यथातथ या एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तब ऐसी स्थिति में एंथैल्पी H को दाब और ताप का फलन लेते हैं तो क्या होगा। अगर हम ये मान के चलें कि H जो है वो फलन है किसका, ताप और दाब का, तब DH इक्वल टू क्या होगा, डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T dP प्लस डेल H अपॉन डेल T, अब कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा P और ये हो गया पूरा dt। तो माना ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम जानते हैं कि dH अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर, वी नो डेट डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T किसके बराबर होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए अतः DH इक्वल टू, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, Cp dP प्लस डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P dt। सॉरी हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, ये डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P स्थिर ताप पर ऊष्माधारिता। ये जगह हमारा डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T dP प्लस Cp dt। और हम ये भी जानते हैं कि डेल H इक्वल टू DH इक्वल टू 0 होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है कब, गैस के द्रुतोष्ण प्रसार में। इसलिए ये जो इक्वेशन है वो हमारा किसके बराबर जाएगा, शून्य के बराबर का, अर्थात डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T dP प्लस Cp dt किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। ठीक, और हम क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन dP दिस इज इक्वल टू माइनस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T अपॉन Cp। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2 और इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन करके देखना कैसा होगा, ये आपको बताया तो चलो, डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T dP इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस
सी पी डी टी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टी अपॉन डी पी हो जाएगा, और सी पी कहाँ आएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो वही किया हमने यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नेक्स्ट स्टेप, डी टी अपॉन डी पी, अगर हम इसको स्थिर एंथैल्पी लेते हैं तब दिस इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो प्रोसेस है वो सम एंथैल्पी है, पहले ही बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इसके। तो यहाँ ये जो चीज़ है डी टी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट एच, इसको बोलते हैं हम जूल थॉमसन गुणांक। क्या बोलते हैं इसको, जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। और इसको हम व्यक्त करते हैं म्यू जे टी, जे फॉर जूल, टी फॉर थॉमसन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ये जूल थॉमसन गुणांक। समीकरण 4 को यदि दाब के लघु परिसर की हम बात करें, जब दाब बहुत ही कम परिसर का हो, रेंज का हो, तब ऐसी स्थिति में म्यू जे टी को स्थिर माने, तब समीकरण नंबर 4 जो है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल टी इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी डी पी, ठीक है। दाब के लघु परिसर में म्यू जे टी को स्थिर माने तब। स्पष्ट है कि डेल पी दाब में कमी होने से डेल टी ताप में कमी होती है। जूल थॉमसन प्रयोग में स्थिर एंथैल्पी पर दाब में परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन मापा जाता है। ये चीज़ का ध्यान रखना, फिर से बोल देता हूँ कि जूल थॉमसन प्रयोग में स्थिर एंथैल्पी पर या सम एंथैल्पी पर दाब में परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन मापा जाता है। दाब में परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन को हम मापते हैं। यदि जूल थॉमसन प्रभाव में दाब व ताप दोनों घटते हैं, तब जूल थॉमसन प्रभाव में दाब और ताप दोनों घटते हैं, तब म्यू जे टी जो है वो होगा पॉजिटिव, धनात्मक, ठीक है। जब दाब और ताप दोनों में कमी होती है, दोनों ही घटते हैं, तब ऐसी स्थिति में जूल थॉमसन गुणांक हमेशा धनात्मक होता है। और यदि दाब में कमी के साथ ताप में वृद्धि होती है, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रेशर में कमी हो रही है और ताप में वृद्धि हो रही हो, तब ऐसी स्थिति में म्यू जे टी जो है वो होगा नेगेटिव, ऋणात्मक, ठीक है। इस चीज़ को विशेष ध्यान करके रख लें। जब दोनों घटते हैं, मतलब पी भी घट रहा है और ताप में भी कमी हो रही है, तब म्यू जे टी का मान पॉजिटिव, और जब दाब घट रहा है, ताप में वृद्धि हो रही हो, तो म्यू जे टी का मान ऋणात्मक होता है, ठीक है। किसी भी गैस के लिए डेल टी, डेल पी व सी पी ज्ञात हो तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, ओके। डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी का मान तब कब प्राप्त होगा, जब हमें डेल पी, डेल टी और सी पी का मान ज्ञात हो तो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक क्या होगा। जूल थॉमसन गुणांक फॉर
आइडियल गैसेस। आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक क्या होगा? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस का जूल थॉम्सन गुणांक ये होता है। तो कैसे सिद्ध करेंगे देख लीजिए। हम जानते हैं कि म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस 1/CP डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, ये हम जानते हैं कि म्यू जे टी का मान ये होता है। ओके, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चूंकि एंथैल्पी H इज इक्वल टू क्या होता है, E प्लस PV, अतः म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस 1/CP, और हम H की जगह क्या लिख देंगे, E प्लस PV डेल P एट कांस्टेंट T। नेक्स्ट स्टेप माइनस 1/CP हमारा एज इट इज रहेगा अभी, और इसको अगर हम खोलें तो क्या हो जाएगा, डेल E अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T प्लस डेल PV अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। और नेक्स्ट स्टेप में दिस इक्वल टू माइनस 1/CP, ब्रैकेट लगा दिया हमने बड़ा वाला। अब हम क्या करेंगे देख लीजिए, डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T इंटू डेल V अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T प्लस ये हमारा एज इट इज डेल PV अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T। DV और डेल V से हम ऊपर नीचे एक तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार से कन्वर्जन किया हमने। इसका ध्यान रखना अब कि हमें इस स्टेप पे डेल ई अपॉन डेल पी को इस प्रकार से कन्वर्जन यहाँ पर करना है। नाउ जैसा कि हम जानते हैं, फॉर एन आइडियल गैस, आदर्श गैसों के लिए पहले हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 0। आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आयतन पर निर्भर नहीं करता है। आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन दाब पर भी निर्भर नहीं करता है। आदर्श गैस के लिए जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सिर्फ ताप का ही फलन होता है। यह हम जूल का नियम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं आदर्श गैस के लिए ही, पी वी इज इक्वल टू स्थिरांक, ये भी अच्छी तरह जानते हैं हम, बॉयल का नियम है ये। इसलिए अगर हम समीकरण नंबर 2 को कंसर्न करें तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, डेल ई अपॉन डेल वी किसके बराबर है, 0। और यदि पी वी इक्वल टू स्थिरांक है तो इसका डिफरेंशियल भी किसके बराबर हो जाएगा, 0। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए पहला तो क्या है, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन मान लिया हमने 3। और दूसरा, डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट
टी इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा मान लिया इक्वेशन नंबर 4। ये दोनों मान यदि हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तब हमें क्या प्राप्त होगा, म्यू जेड टी इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और दूसरा है आदर्श गैस के लिए जो कंडीशंस होते हैं। आदर्श गैस की जो कंडीशंस हैं, परिस्थितियाँ होती है, पहला परिस्थिति है डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू 0 और दूसरी परिस्थिति है इसमें पी वी इक्वल टू स्थिरांक। तो डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी अगर 0 है तो हमें मालूम है कि ये जो पद है वो 0 के बराबर प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से अगर पी वी इक्वल टू स्थिरांक है तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो भी 0 के बराबर प्राप्त होगा। अगर ये 0 है, ये 0 है तो म्यू जेड टी भी 0 प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक 0 होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे कि वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं कि जैसा कि हमको मालूम है कि म्यू जेड टी किसके बराबर है, -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी के बराबर है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी आदर्श गैस के लिए जो एंथैल्पी है वो सिर्फ और सिर्फ ताप का फलन होता है। इसलिए अगर ताप स्थिर कर दें तब डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इसका मान क्या होगा, 0 होता है। और इसका मान अगर 0 है तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि म्यू जेड टी इज इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल गैसेस। ठीक है, एक छोटा सा मतलब तरीका बताया मैंने आपको डायरेक्ट करने का, और उसके पीछे रीज़न भी है कि चूँकि H एक सिर्फ ताप का फलन होता है तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी स्थिर ताप पर 0 होगा। अगर ये 0 है तो हमारा आइडियल गैस के लिए म्यू जेड टी का मान भी 0 होगा। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक किस प्रकार से प्राप्त होता है। थैंक यू।